वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जो बाकी के सारे वर्क हैं वो कवर करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी, दूसरी वीडियो में हमने उनके 5 मेजर वर्क डिस्कस किए थे और आज हम उनके आगे के वर्क डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ आज मिलने वाला है। सबसे पहले तो 6 नंबर पे है द सॉलिटरी रीपर। यह एक लिरिक है, पब्लिश हुई थी 1807 में। दिस लिरिक इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस बट अ पीस ऑफ इमेजिनेशन। मतलब ये उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं रहा था, ये बस एक मेयर पीस ऑफ इमेजिनेशन है। उसके बाद पोएट पासिस थ्रू अ फील्ड वेयर वी सीज अ हाईलैंड हिल गर्ल। पोएट क्या है, एक खेत से गुजर रहा होता है, वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि गाना गा रही थी गैलिक में, गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग इन गैलिक। तो ये जो पोयम है वो कंपोज की गई है 32 लाइन्स में, जिसमें 4 स्टैंजाज हैं। सी इज सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सॉरो। ठीक है, तो वो कोई ऐसा लग रहा था कि कोई वो दुख भरा गाना ऐसा कुछ गा रही है, लेकिन वो गा रही थी, लगातार गाती जा रही थी, वाइल वीपिंग द क्रॉप। तो इसकी कुछ पॉपुलर लाइंस हैं वो हम देख लेते हैं। पोएट पूरी इस पोयम में उस लड़की की वॉइस जो होती है उसको एडमायर करता रहता है और उसी के ऊपर ये लाइंस हैं सारी। द म्यूजिक इन द हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। बहुत फेमस लाइन है ये। अगली है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू बियर इवेंट्स। अगला है वी होल्ड हैव सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस। लेस यहाँ पे लड़की को कहा गया है। अब वॉइस सो थिबलिंग नेवर वाज हर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हैव राइट्स। नेक्स्ट इज विल नो वन टेल मी व्हाट सी सैंग ओ ब्लाइद न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हैव दी एंड रिजॉइस। तो ये पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, आप जरूर देख लेना इनको। इनका अगला वर्क है माइकल। ये कंपोज किया गया था 1800 में, पेस्टोरल नरेटिव पोयम है। तो यहाँ पे माइकल जो है वो एक सेपर्ड है, ग्रासमियर वेल में रहता है और उसकी जो एज है वो है 80 ईयर, ही इज 80 ईयर ओल्ड। और उसकी वाइफ का नाम है इजाबेल, जो उससे 20 साल छोटी है, 20 ईयर जूनियर टू हिम। इजाबेल जो है वो वर्क जो काम करती है वो एक स्पिनिंग व्हील है, वहाँ पे वो काम करती है। उनके कॉटेज का नाम जहाँ वो रहते हैं इवनिंग स्टार उनके कॉटेज का नाम है और ल्यूक उनके सट का नाम है। ये जो सारी मैंने अभी डिटेल बताई है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि माइकल की एज क्या थी, उसकी वाइफ की क्या एज है, वो कहाँ काम करती है, उनके बेटे का क्या नाम था। अब इस पोयम में ये बताया गया है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। ल्यूक जो उनका बेटा है लीव्स फॉर लंदन एंड मिस फॉर्च्यून कम्स टू द फैमिली। उनका बेटा क्या है, जब ल्यूक लंदन को चला जाता है तो वहाँ वो इविल हैबिट्स का शिकार हो जाता है, मतलब वो गलत रास्ते चूज कर लेता है और इनके जो माता पिता हैं वो उसको अपने बेटे को मिस करते रहते हैं और फाइनली क्या होते हैं, ये लोग मर जाते हैं, उनका कॉटेज भी गिर जाता है, मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो इस पूरी पोयम का एक ही मतलब है कि जब तक उनका बेटा ल्यूक जो था वो नेचर की शरण में था, मतलब शहर की दुनिया से दूर था, तब तक वो अच्छा था। लेकिन वो जैसे ही शहर जाता है, नेचर से दूर जाता है, वो क्या होता है, वो बुरी आदतों का शिकार बन जाता है। इस पूरी पोयम में यही बताया गया है। तो अगली जो हमारा अगला वर्क है वो है विजुअलेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका जो सबटाइटल है वो है द लीच गैदरर। ये एक नरेटिव पोयम है, कंपोज की गई थी 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में। देखा मैंने आपको बताया था इनका जो गोल्डन पीरियड है कंपोजिशन का वो 1798 से 1805 तक का था। इस बीच इन्होंने अपने गोल्डन वर्क्स लिखे हैं और जिन वर्क्स को हम आज भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो पोयम है वो राइम रॉयल स्टैंजाज में लिखी गई है। अब ये राइम रॉयल स्टैंजा क्या होता है, सबसे पहले तो इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था चौसर ने, जॉफ्री चौसर। और इसको राइम रॉयल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उस समय के जो एम्परर थे ना, या जो भी किंग्स थे, वो इस स्टैंजा का बहुत यूज करते थे, इसलिए इसको चौसरियन स्टैंजा या फिर राइम रॉयल स्टैंजा भी बोलते हैं। 7 लाइन का स्टैंजा होती है। एक बार इसका मैं राइमिंग स्कीम भी बता देता हूँ, ABABBCC। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला जो पॉइंट है, पोएट बिगिंस मॉर्निंग वॉक इन डिलाइटफुल मूड बट सडनली बिकम सैड। जो भी बाहर की आवाज़ें आ रही हो प्लीज़ इग्नोर करना, वीडियो में कभी कभी होता है बाहर का नॉइज आ जाता है। पोएट्स बिगिंस मॉर्निंग वॉक इन डिलाइटफुल मूड। तो इसमें जो पोएम की शुरुआत होती है उसमें पोएट जो है वो मॉर्निंग वॉक पे निकला है, बहुत ही अच्छे मूड में है, बट सडनली बिकम सैड। लेकिन क्या होता है, अचानक से वो दुखी हो जाता है। ही रिकॉल्स चैटरटन एंड वंस हु डाइड इन डिस्पेयर। वो चैटरटन और वंस तो पोएट भाई होंगे, उनको याद करता है जो कि बहुत ही निराशा में मर गए थे। तो इस पूरी पोएम में हुआ क्या था, वो अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू करता है, खुश होता है, लेकिन अचानक से उसे चैटरटन और वंस की याद आ जाती है। मतलब जब वो अपनी ओल्ड एज में थे तो उनके पास कोई सहारा नहीं था, वो बहुत ही दुखी थे और वो दुख में ही मर गए थे। तो इसका मतलब ये पोएट है, ये सोचता है कि हम पोएट जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रह जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और एंड में हमें दुखी होना पड़ता है और दुख में ही हमारा जीवन चला जाता है। अब अगली लाइन हम देखेंगे, फ्रॉम एन ओल्ड मैन हु गैदर्स लीचेस फॉर हिज लिविंग पोएट लर्न्स द स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो वो आगे जब यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, वो अपनी लिविंग के लिए, लिविंगहुड के लिए लीचेज गैदर कर रहा था। तो उससे उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है पोएट को कि ये बूढ़ा आदमी इतनी उम्र में भी अपनी जीविका चलाने के लिए काम कर रहा है, तो हम भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो उसके बाद वो दोबारा से खुश हो जाता है।
तो पॉपुलर लाइन्स इस पोएम्स की क्या है? ऑल, देखिए शुरू में उसने जब वो घूमने जा रहा होता है तो जो बाहर की नेचुरल ब्यूटी है उसको एडमायर किया है। तो ऑल थिंग्स डेट लव सन आर आउट ऑफ डोर, द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग बर्थ, एज हाई एज वी हैव, यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे हम शुरू में खुश होते हैं बाद में निराश हो जाते हैं। एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, इन अवर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो, आई हर्ड द स्काईलार्क बार्बलिंग इन द स्काई, स्काईलार्क एक पक्षी का नाम होता है, बार्बलिंग मतलब गाना गा रहा है। माई होल लाइफ आई हैव लिव्ड इन प्लीजेंट थॉट्स, वी पोएट इन अवर यूथ बिगिन्स इन ग्लैडनेस बट देयर कम्स इन द एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। ओके, इनका जो 9th वर्क है वो है पील कैसल। अब इसका एक बार फुल टाइटल देख लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है अक्सर, उसमें बहुत सारे इसी सिंगल टाइटल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एलिजियाक स्टैंजा सजेस्टेड बाई अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टोन पेंटेड बाई सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये किसकी पिक्चर थी? सर जॉर्ज ब्यूमाउंट की। ठीक है, अगला पॉइंट है पोएट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जॉर्ज ब्यूमाउंट्स पिक्चर पील कैसल इन अ स्टॉर्म। पोएट जो है वो इंस्पिरेशन लेता है जॉर्ज ब्यूमाउंट की पिक्चर से, जिसमें उन्होंने पील कैसल को पेंट किया हुआ है एक स्टॉर्म मतलब तूफान में, समुद्र के किनारे। पोएट्स ब्रदर जॉन, पोएट का जो ब्रदर जॉन था वो ड्राउन्ड एट सी, वो सी में समुद्र में डूब गया था। तो ये एलिजी है रिटन फॉर हिज ब्रदर। हुआ क्या, उनका जो भाई था वो सी में डूब गया था, तो वो उन अपनी जो गुस्सा है वो समुद्र के प्रति दिखाते हैं कि जो सी की कामनेस है वो डिसेप्टिव है, मतलब ये छल है, इसके अंदर बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है जो किसी की भी जान ले सकता है। और साथ में उस कैसल को एडमायर करते हैं कि ये सी के सामने इतनी दृढ़ता से खड़ा है, उसकी लहरों को आके टकरा के वापस भेज देता है, मतलब वो उस कैसल को एडमायर करते हैं और अपना गुस्सा समुद्र के प्रति दिखाते हैं। तो पॉपुलर लाइन्स इस पोएम की कुछ देख लेते हैं। A power is gone which nothing can restore. A deep distress hath humanized my soul. A feeling my loss will never be old. Farewell, farewell, the heart that lives alone. Not without hope we suffer and we mourn. तो इन सारी लाइनों में इन्होंने अपनी ग्रीफ दिखाई है। अगला है लूसी पोएम्स। तो ये एक सीरीज ऑफ 5 पोएम्स है रिटन ड्यूरिंग हिज स्टे इन जर्मनी। जब वो जर्मनी में अकेले रह रहे थे उस टाइम ना कॉलेज इनके पास थे और ना ही इनकी सिस्टर डोरोथी इनके पास थी। तो इसकी जो टोन है मेलनकॉलिक है, एलिजियाक है। ठीक है, इस 5 पोएम के नाम देख लेते हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रॉडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। ये 5 पोएम के नाम आपको याद रखने, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। और थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इस पोएम के बारे में बताता हूँ। जो लूसी है वो एक नोन करेक्टर है, पता नहीं कौन है वो, किसको इन्होंने रेफर किया है, लेकिन वो अननोन गर्ल है जिसको इन्होंने इन सारी पोएम्स में बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया है, उसके लिए अपनी लॉन्गिंगनेस दिखाई है, कितना वो उसको चाहते हैं। और ये भी दिखाया है कि जब लूसी नेचर की शरण में थी, मतलब लूसी जो है वो और बच्चों की तरह नहीं है, वो नेचर के इन्फ्लुएंस में पली बड़ी है, इसीलिए उसकी जो इनोसेंस है वो कायम है। जबकि और बच्चे क्या होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब वो नेचर की लैब से बाहर निकल जाते हैं और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि उनकी इनोसेंस जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक इसमें जो पोएम है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, ये 3rd नंबर पे। इसमें इन्होंने थोड़ा सा अपनी मदरलैंड इंग्लैंड के लिए भी बहुत सारा प्यार दिखाया, क्योंकि ये अकेले जब बाहर कहीं फंस गए थे अपनी मदरलैंड से बहुत दूर, तब इन्हें अपनी घर की यादें सताने लगी थी। अगली जो पोएम है 11th लूसी ग्रे। लूसी सफर्स अ पैथेटिक डूम। अगला पॉइंट है फादर आस्क्स हर टू गो टू द टाउन, इन स्टॉर्मी नाइट शी फेल्स टू रीच हिज टाउन, हर पेरेंट्स सर्चेस फॉर हर। इस पोएम में क्या हुआ था, लूसी एक लड़की है, उसके पिता उससे पूछते हैं कि जाओ अपनी माता को ढूंढने के लिए तुम टाउन में जाओ और एक लैंटर्न ले जाना या लालटेन ले जाना। तो रात जो थी वो कैसी होने वाली थी, तूफानी होने वाली थी, और तूफान जो है वो समय से पहले आ जाता है और वो शहर जो है वो नहीं पहुंच पाती है। बाद में उसके माता पिता उसे ढूंढते हैं, वो एक ब्रिज पे पहुंचते हैं, वो उसके फुट स्टेप्स फॉलो करते हैं, ब्रिज पे पहुंचते हैं, वहाँ जाके उसके जो फुट स्टेप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि लूसी मर गई है, लेकिन सब कुछ लोग बिलीव करते हैं कि लूसी अभी भी एक लिविंग चाइल्ड है, वो एक गाना गाती है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। तो इसकी पॉपुलर लाइन्स देख लेते हैं। ओ रफ एंड स्मूथ सी ट्विप्स अलॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड। ओके, अगली जो पोएम है वो है द थॉर्न। स्टोरी है अबाउट अ वुमन हुज लवर बेट्रे हर बेबी डाइज, इट इज बिलीव्ड दैट चाइल्ड इज वरीड अंडर अ लिटिल माउंड बाय एन एंशिएंट थॉर्न ट्री, सी कंटिन्यूज क्राइज ओ मिजबी। तो ये एक कहानी है एक वुमेन की जिसका लवर है वो उसको धोखा दे देता है, किसी और से शादी कर लेता है। उसके बाद जो वो महिला है वो पागल हो जाती है और उसका जो बेबी जो उसको बॉर्न होता है वो मर जाता है। तो विलेजर्स जो हैं उनको लगता है कि जो बेबी जो मर गया है वो एक माउंड मतलब एक टीला जो है उसके नीचे बरी है, और जो टीला है वो एक एंशिएंट थॉर्न ट्री के किनारे है। तो वो उसको डिग मतलब खोदने के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उस पर जो टीले के ऊपर जो घास फूस होती है वो हिलने लगती है, टीला भी हिलने लगता है। तो विलेजर्स जो है वो डर जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो जो वो वहाँ पे महिला होती है वो वहीं पे उस टीले के किनारे बैठी रहती है और रोती रहती है ओ मिजबी कहते हुए। तो कहीं पे भी अगर आपको ओ मिजबी वाली लाइन दिखे तो वो द थॉर्न से ली गई है।
अगला जो वर्क है इनका लंदन 1802, ये इनका जो वर्क है वो मिल्टन को डेडिकेटेड है। वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट आप लोगों को पता होगी, जिसमें एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स और सेफ्टेट होता है 6 लाइन्स का, जो शेक्सपियरियन सोनेट के फॉर्मेट से बिल्कुल भी अलग होता है। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक कपलेट होती है एंड में, ठीक है। तो पोएट इन्वोक्स मिल्टन, मिल्टन को इन्वोक करते हैं। इसकी पॉपुलर लाइन देख लेते हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, दे आर सेल्फिश मैन ओबेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो ये सारी लाइन्स जो है वो मिल्टन को के लिए डेडिकेटेड हैं। अगला जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जो है वो है लिरिकल बैलेट्स। इसका फुल टाइटल क्या है? लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स। इसको याद रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और एफ.टी. कॉलेज के द्वारा। सबसे पहले तो ये 1798 में अनॉनिमसली मतलब अज्ञात रूप से पब्लिश हुआ था। इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था, और इस एडिशन में क्या किया गया था, प्रीफेस जो है वो ऐड कर दिया गया था, और WW मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी आया था। 1802 में एक अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी थी, उसको ऐड किया गया। 1805 में इसका चौथा एडिशन आया था, और 1802 में जब इसका थर्ड एडिशन आया था तो आपको ध्यान रखना है ये पहली बार अमेरिका में भी पब्लिश हुआ था। अगला इसमें देखते हैं, इसमें टोटल पोएम जो है वो 23 हैं, जिसमें से 19 लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने और 4 लिखी हैं कॉलेज ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टिंटन एबे जो इस फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो है इसकी आखिरी पोएम। एंड द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर जो फर्स्ट पोएम है रिटन बाई एफ.टी. कॉलेज, और एफ.टी. कॉलेज की बाकी की 3 पोएम जो है वो है फॉस्टर मदर टेल, द नाइटिंगेल एंड द डंजन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15वां जो इनका वर्क है 15th, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, एक सोनेट है, ये भी पेट्रार्कन सोनेट है। पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ग्रेट ब्यूटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह का सीन है, उस समय जो लंदन की जो कामनेस है उससे पोएट काफ़ी प्रभावित होता है। उन्होंने कंट्रास्ट किया है लंदन के डे टाइम को मॉर्निंग टाइम से, कि सुबह कितना सब कुछ सोता हुआ प्रतीत हो रहा है, कितनी कामनेस है, कितना सब कुछ सुंदर लग रहा है। अगला जो 16 वर्क है वो है बूथ। इसका सबटाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसमें बूथ एक लड़की का नाम है, बैकग्राउंड गर्ल है, मतलब बेघर बच्ची है, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, और उसकी जो सफरिंग का कारण है द कॉज ऑफ हर सफरिंग इज एन अमेरिकन यूथ। तो जो अमेरिकन यूथ है वो डार्क साइड ऑफ नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो पोएम जो है वो प्रेजेंट करती है डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। तो उसके बाद वो फाइनली जो अमेरिकन यूथ उसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जो यूथ है वो गेट सॉलेज फ्रॉम द काम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, मतलब उसे सांत्वना मिलती है जिससे काम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर से। अगला जो वर्क है इनका वो है टू स्काईलार्क। ये कंपोज किया गया था 1825 में, पब्लिश हुआ था 1827 में। पोएट प्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ड, वो स्काईलार्क को एडमायर करता है इस पोएम में। द स्काईलार्क बिकम्स द सिंबल ऑफ विजडम। लाइन्स एक बार देख लेते हैं। एथरियल मिनिस्ट्रियल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, ये पूछ लिया जाता है पिलग्रिम ऑफ द स्काई किसको कहा गया है, तो स्काईलार्क को। अब आगे बहुत ही छोटे छोटे वर्क हैं आपको, लेकिन ये मेजर वर्क है इनका जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पेट्रार्कन सोनेट है। क्रिटिसिज्म ऑफ द मेटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल, जो भौतिकतावाद है संसार का, उसकी आलोचना की गई है इस पोएम में। मेंशन 2 सी गॉड प्रोटियस एंड ट्राइटॉन, इसमें 2 समुद्र के भगवान प्रोटियस और ट्राइटॉन को भी मेंशन किया है वर्ड्सवर्थ ने। ये पैगन गॉड है, ये क्रिश्चियनिटी से संबंधित नहीं है। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस की अगर इंपॉर्टेंट लाइन्स की बात करें तो ये जो आप फोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी 14 लाइन्स की कंपोजिशन है। आपको सारी लाइन्स पे एक बार नज़र मार लेनी है, क्योंकि इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ मैं काट छाट नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार आप इस पोएम को पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी पोएम है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ पोएट ने इस पोएम में किया क्या है। पोएट ने पोएम में जो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक है उसको क्रिटिसाइज किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। तो लोग जो है वो आधुनिकतावाद और भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए थे, और नेचर को इम्पोर्टेंस देना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी, उसकी सवर्ण में रहना काम कर दिया गया था। तो वर्ड्सवर्थ ने इसी अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है इस पोएम में। अगला जो वर्क है इनका 19th, इस्कॉन नॉट द सोनेट। इसमें इन्होंने सोनेट को डिफेंड किया है। तो ये एक सोनेट है ऑन द सोनेट, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं, टेसो, कैपिन्स, डांटे, स्पेंसर, मिल्टन और शेक्सपियर को इस पोएम में मेंशन किया गया है। एक बार ये लाइन देख लेते हैं, अक्सर पूछी जाती है। विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, फेल बाउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज एंड, द थिंग बिकेम ए ट्रम्पेट व्हेन शी ब्लो। अगला देखते हैं, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इसका सबटाइटल जो है वो है डैफोडिल्स, बहुत ही अच्छी पोएम है ये, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो है ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस है। पोएट सीज अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ द अल्स वाटर लेक। एक झील है, उसके किनारे बहुत सारे डैफोडिल्स, मतलब जो पीले रंग का एक फूल होता है, उसको बड़ी संख्या में देखते हैं, और उस साइड से काफ़ी प्रभावित होते हैं, और उस मेमोरी को ये प्रिजर्व कर लेते हैं, मतलब सुरक्षित कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि जब भी ये उदास होते हैं, अकेले होते हैं या चिंतित होते हैं, तब ये उस मेमोरी को याद करते हैं और खुश हो जाते हैं।
तो ये डैफोडिल्स सब टाइटल है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इसका ओरिजिनल टाइटल है, इसको आपको याद रखना है। पॉपुलर लाइन्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पोएम की। I gazed and gazed, but little thought what bell the soul to me had brought. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. तो इसमें ये पूरी इन सारी लाइन्स में डैफोडिल्स की जो अमेजिंग ब्यूटी है उसको एडमायर करते हैं। और लास्ट लाइन जो मैंने बताया था कि जब वो वैकेंट या पेंसिव मूड में अपने घर पे काउच पे लेटे होते हैं तब वो इस मेमोरी को याद कर लेते हैं। अगला है इनका वर्क है द टेबल टर्न। पब्लिश हुआ था ये लिरिकल बैलेट्स में, कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टैंजा। 32 लाइन्स है 8 स्टैंजा में, मतलब ईच स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। प्रमोट्स डैट नेचर इज द बेस्ट टीचर, जो नेचर है वो बेस्ट टीचर है, उससे अच्छा टीचर कोई हो नहीं सकता। सब टाइटल इसका है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने इनके फ्रेंड मैथ्यू को एडवाइस की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार इसकी पॉपुलर लाइन देख लेते हैं, ये पूछी जाती है अक्सर। बुक्स टेस्ट आर डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, लेट नेचर बी योर टीचर। बहुत ही फेमस लाइन है, लेट नेचर बी योर टीचर, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक तरह से ये लैंडमार्क लाइन है। इसके बाद अगली जो लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोर एविल एंड ऑफ गुड दैन ऑल द सेजेस कैन। तो यही बता रहे हैं कि किताबों से ज़्यादा आपको नेचर सिखा सकती है। इन सारी लाइन्स में इनका सार यही है, एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो है वो है द रेनबो, इसका सब टाइटल है माई हार्ट लीव्स अप। ठीक है, सब टाइटल इसका ध्यान रखना है। लिरिक है, एक लाइन्स इसकी है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको ध्यान रखना है। और ये लाइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी पोएम में ऐड की गई थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो है कंपोज किया गया 1804 में, पब्लिश हुआ 1809 में इन मैगजीन द फ्रेंड। बहुत ही छोटे छोटे वर्क हैं, आपको बस पढ़ते जाना, याद रखना है। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट विटिंग टू डिस्क्राइब मैरी हचिंसन्स ब्यूटी। मैरी हचिंसन जो इनकी वाइफ थी, मैरी वर्ड्सवर्थ, इनकी ब्यूटी को एडमायर करने के लिए ये वर्क लिखा गया है। तो इसकी कुछ लाइन देखते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, याद रखना। हैव आईज एज द स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक टू लाइट टू हैव डस्की हेयर अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लांट। तो ये कुछ लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब बस मैं इनके कुछ नाम पढ़ूंगा, इनके कुछ वर्क के, क्योंकि इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये इन्हीं के वर्क हैं। टू द कुकू एक लिरिक है, लॉर्ड मियाँ एक नरेटिव पोएम है। दिस, इसकी कुछ लाइनें एक बार देख लीजिए। दिस बिसेज टेल्स मी दैट डूम इज पास्ट फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ माई सोल अ फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव। अगला जो वर्क है वो है द फाउंटेन, पोर्ट्रेट ऑफ हिज फ्रेंड मैथ्यू। ठीक है, उनके फ्रेंड मैथ्यू का पोर्ट्रेट है ये। 28 पीटर वेल, उसके बाद 29 पे है गिल्ट एंड सॉरो, ये सारी इनकी कंपोजिशन है, ध्यान रखना है आपको। 30th नंबर पे है द इडियट बॉय। 31st नंबर पे एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स 1822 में कंपोज की गई थी। 32 सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी। 33 मिसलेनियस सोनेट। 34 वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये इनकी ओनली लव सोनेट है, ध्यान रखना। 35 हैप्पी वॉरियर जो इनके ब्रदर के लिए कंपोज की गई थी। अब वैसे तो मैंने सब कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क पिछली वीडियो इस वीडियो को मिला के मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इंपॉर्टेंट जितनी भी डिटेल्स थी आपको बता दी हैं, मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सब कुछ कवर किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मैंने इन आप लाइन्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको और लाइन्स कवर करनी हो। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। ये टिंटन एवे की लाइन है, ये भी अभी भी टिंटन एवे की ही लाइन है। ठीक है, ये लाइन आई थी, मैंने पढ़ाई थी, वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी और ज़्यादा लाइन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड की ये लाइन्स हैं। स्कॉन नॉट द सोनेट की ये लाइन है। इसके बाद ये इनके जितने भी वर्क हैं वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ की अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चन जितने भी कम से कम 300+ क्वेश्चन तो हम करने वाले हैं। तो आप अगली वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपने ये पहली 3 वीडियो देखी हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उस वीडियो में हम 300+ क्वेश्चन करेंगे और आप देखना, अगर आपने तीनों वीडियो अच्छे से देखी हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। कम से कम 300+, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को ही हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो आप जरूर देखना अगर आपने ये सारी 3 वीडियो देख रखी हैं, क्योंकि वो वीडियो करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और इसके बाद क्या होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है हमारे वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इनकी जो जितना भी हमें पढ़ना है वो सारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो अगले रोमांटिक एज के राइटर पे बनाएंगे, या तो जॉन कीट्स पे या पी.बी. शैली पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।